Dear students, today we will cover the topic definite integral. So what are definite integrals and how they are useful to us? वो कैसे हमें helpful हैं, क्यों हम definite integrals use करते हैं? So definite integrals use करने से पहले हम थोड़ा सा integration को discuss करेंगे, ठीक है? We are just taking in brief. Students, आपको एक function given है. Suppose you are given with a function capital F of x. एंड इफ आई से डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन, ओके, आपको फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना आता है और कोई नया फंक्शन आ जाएगा, सपोज इट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स. अगर मैं एफ ऑफ एक्स पर्टिकुलरली एक एग्जांपल चूज करूं, सपोज आपने फंक्शन कैसे लिया एक्स क्यूब और आपको पता है एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है ना, मींस एफ ऑफ एक्स कितना आएगा 3x स्क्वायर. ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेरिवेटिव को. तो एक फंक्शन आपको दिया हुआ था, ठीक है, यू आर गिवन विद द फंक्शन, आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आता है, यू नो दिस. बट अगर मुझे वापस से कुछ और करना हो, आपको ये टर्म नहीं गिवन, आपको ये चीज दी हुई है, ओके. अब आपको 3x स्क्वायर गिवन है और आपको बताना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव था, ठीक है. एक्स क्यूब से 3x स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना आता है, बट अगर आप उस डेरिवेटिव से वापस अपने ओरिजिनल फंक्शन पे आना चाहें तो हम कैसे आएंगे, ठीक है. सो बच्चों, जो प्रोसेस हमें वापस अपने फंक्शन तक लेके आती है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है. तो इंटीग्रेशन वो प्रोसेस है जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव आया है ये बेसिकली किस फंक्शन से लिंक्ड है, बेसिकली वो किस फंक्शन से एसोसिएटेड है. तो इंटीग्रेशन ने क्या किया, हमें वापस से अपने फंक्शन को रिटर्न किया, ठीक है, हमें बैक फंक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प मिली. तो इंटीग्रेशन को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है. अब आपको ये गिवन है, मीन्स मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है और मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है. इंटीग्रेशन का सिंपल क्या है, एक कैपिटल सा एस हम इस तरह से डालते हैं और आप इसको किसी ना किसी टर्म के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट में हुआ था, इसी तरह से इंटीग्रेशन भी है. और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो वापस से आपको क्या मिल जाता है, अपना फंक्शन मिल जाता है, ओके. बट देयर इज वन मोर थिंग, ठीक है, आपको फंक्शन के साथ क्या मिलती है, कोई कांस्टेंट टर्म भी मिलती है, ठीक है. देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रल्स फाइंड आउट करते हो, आप किन्हीं टर्म्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हो. अब ये इंटीग्रेशन दो तरह से है, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और एक है डेफिनेट इंटीग्रल्स. देखो इनडेफिनेट जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो चीज जो डेफिनेट नहीं है, दैट इज नॉट फिक्स्ड, आपको एग्जैक्ट नहीं पता. और डेफिनेट मीन्स जो आपको डेफिनेटली पता है, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ फिक्स वैल्यू पता होगी. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स. तो पहले कौन से आते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल. तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को इनडेफिनेट क्यों कहा, देखिए फॉर एग्जांपल अभी हमने ये सपोज किया था कि आपका जो गिवन फंक्शन है दैट इज एक्स क्यूब. अब देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आया, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मीन्स, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव कितना आया आपका स्मॉल एफ ऑफ एक्स एंड इट इज 3x स्क्वायर, नो इशू. बट अगर मैं एक और फंक्शन लूं, बच्चों मान लो हमने फंक्शन लिया एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 3x स्क्वायर. मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिया एक्स क्यूब प्लस 9, इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर. तो आप देखिए फंक्शंस डिफरेंट हैं, ये एक्स क्यूब था, ये एक्स क्यूब प्लस 2 है, ये एक्स क्यूब प्लस 9 है, मतलब फंक्शंस डिफरेंट हैं बट उनके इंटीग्रेशंस जो आ रही हैं दोज आर फिक्स्ड, वो आपकी हमेशा सेम वैल्यू आ रही है. तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से कि कोई अगर कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही है तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो ही आना है, मतलब इस फंक्शन में हो सकता है कोई ना कोई टर्म ऐड हुई हो. 3x स्क्वायर किस किस का डेरिवेटिव आया, एक्स क्यूब का भी, एक्स क्यूब प्लस 2 का भी, एक्स क्यूब प्लस 9 का भी, और मैं अगर इसको जनरली लिखूं तो आई कैन री राइट इट एज एक्स क्यूब प्लस सी. मीन्स इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट भी आप ऐड करोगे तब भी डेरिवेटिव्स क्या आएंगे, सेम आएंगे. बट इंटीग्रेशन में मैं क्या कर रही हूं, इस फंक्शन से वापस यहां आ रही हूं. तो अब देखिए
मुझे नहीं पता कि ये वाला पोर्शन है कि कोई कांस्टेंट ऐड हुआ हुआ पोर्शन है। तो जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड आउट करते हो, आप उसको सॉल्व करने के साथ प्लस में क्या डाल देते हो, एक कांस्टेंट, कि हमें नहीं पता कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है या नहीं है, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट मीन्स आपको डेफिनेट वैल्यू नहीं पता, आप किसी कांस्टेंट c की हेल्प से उसको डिफाइन कर रहे हो, और जब तक आपको c नहीं पता तब तक ये कैसा रहेगा, इनडेफिनेट रहेगा, मीन्स इसकी डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं पता। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से हमें बेनिफिट क्या है। देखिए, आपको एक अगर शेप गिवन है, सपोज दिस इज द शेप एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एरिया। आपको दिख रहा है ये शेप कैसी है, इट इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर शेप है, और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे एरिया मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो कोई काम कर रहा है, उसको आप देखिए, जब हम घर बना रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, सो आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू मेक योर फ्लोर। ठीक है, आपको उस पर टाइल्स लगानी है, तो आप कैसे देखोगे कि कितने टाइल्स मुझे एक पर्टिकुलर रूम के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, उस रूम का एरिया फाइंड आउट करूंगी, और फिर देखेंगे कि उस एरिया में हमें कितने टाइल्स चाहिए। तो अगर देखिए एरिया, ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल था, हम जनरल अब लेके बात कर रहे हैं कि आपको अगर एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर वो एक आपकी परफेक्ट शेप है, आपको उस शेप का एरिया फाइंड आउट करना आता है, देन देयर इज नो इशू। यहाँ तो आप डायरेक्ट एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस शेप में थोड़ा सा चेंज कर दूं। ठीक है, लेट अस सपोज दिस, मैंने इस शेप को अब रेक्टेंगल से कुछ और इसमें चेंजेस कर दिए, कुछ और डेविएशंस कर दी, तो क्या आप अब इस शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो? नो, हमें कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसा नहीं पता कि मैं इस शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकूं। मैं ऐसा जरूर कर सकती हूँ कि यहाँ तक के पोर्शन का एरिया एक डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लूं, बट इस पोर्शन का एरिया अभी भी ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या करती है बच्चों, इस एरिया को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करती है। तो हम बेसिकली करते क्या है इंटीग्रेशन में, हम अपने पोर्शन को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, और आप देखिए ये फिर हम क्या करते हैं, इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका भी एरिया फाइंड आउट करोगे, इन सभी स्ट्रिप्स के एरिया को मैं फाइंड आउट करके लास्ट में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो आप क्या करोगे, इस सम को फाइंड आउट करने का, इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड हम यूज कर रहे हैं कि हमने उसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। उन स्ट्रिप्स की हेल्प से हम इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, और अभी हम आगे देखेंगे भी कि कैसे हम अपने एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, आप स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स मीन्स कोई भी कर्व होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स की फॉर्म में कोई भी कर्व, जैसे आपने ये लिया x³ + 9, आप एक्स वाई ग्राफ पे इसको प्लॉट कीजिए, आपकी कोई ना कोई शेप बनेगी। ठीक है, एनी शेप दिस कर्व विल टेक। आपका कर्व कैसा भी हो सकता है, sin x, cos x, sin x + 3, टेंजेंट स्क्वायर x, इन एनी फॉर्म दिस कर्व कैन टेक एनी फॉर्म। तो जब भी आप उस कर्व को प्लॉट करोगे तो देखिए आपको उसका एरिया, उसके लिए आपको एक ग्राफ मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। तो इस कर्व को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि मुझे इस ग्राफ के अंदर, इस कर्व के अंदर बनने वाले एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन आपको क्या देगी, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आपका बना, वो एरिया मुझे कहां से मिलेगा, इंटीग्रेशन की हेल्प से। और एक्स एक्सिस से अबव डायरेक्शन में, मींस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया बना, दैट वी विल फाइंड फ्रॉम इंटीग्रेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अब देखिए मुझे एंड पॉइंट्स नहीं पता है ना, कि मुझे यहाँ पे कहाँ तक लेना है, ग्राफ तो इधर भी होगा, ग्राफ उधर भी होगा, सो वी हैव नो आइडिया अबाउट द एंड पॉइंट्स। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन, और थोड़े से हमने बेसिक्स पढ़े इनडेफिनेट इंटीग्रल के। नाउ वी विल मूव टू डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए बच्चों, इनडेफिनेट इंटीग्रल को आप डिफरेंट वेज में सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन,
बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल आप तभी पढ़िए, डेफिनेट इंटीग्रल को करने से पहले आपको इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, एवरीथिंग मीन्स आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए। नाउ वी विल मूव टू डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या हैं। डेफिनेट मीन्स नाम से ही क्लियर है, ठीक है। डेफिनेट मीन्स समथिंग विच इज फिक्स्ड, विच वी नो वेरी वेल, ठीक है। ऐसी कोई टर्म्स जिनके लिए हमारे पास कोई भी डाउट्स नहीं होंगे, हम एग्जैक्टली उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़े थे, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है और आई एम अगेन रिपीटिंग कि डेफिनेट इंटीग्रल्स आप तभी सॉल्व कर पाओगे, डेफिनेट इंटीग्रल पे बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे इफ यू आर वेल नॉन विद द इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। आपको अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने आते हैं तभी आप डेफिनेट पे मूव कर सकते हो। सो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को कवर कीजिए, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल्स स्टडी करते हैं। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल मीन्स जो डेफिनेट नहीं है, जिसमें कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया। और अभी हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था, ठीक है। ग्राफ कैसे था, इस फॉर्म में था और मुझे एरिया पता है कौन सा फाइंड आउट करना है, ये बीच वाला जो पोर्शन है। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे नहीं पता इधर कहाँ तक जाना है और इधर आपने कहाँ तक जाना है, मीन्स आपको एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड पॉइंट्स के लिए हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो अगर मुझे ये एंड पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है, अगर मुझे ये एंड पॉइंट्स गिवन हो तो हम क्या कहते हैं कि आपको इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि जो x की वैल्यू है वो आपको a से स्टार्ट करनी है और b तक आपको लेके जानी है, ठीक है। a और b कोई भी नंबर्स होंगे, 1 2 3, कोई भी आपकी लिमिट होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल्स टू a का मतलब क्या है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू b का मतलब भी क्या है, y एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन जो b पॉइंट में से पास कर रही है। तो देखिए हमने इस लाइन से इधर के कर्व को भी छोड़ दिया है और इस लाइन से इधर के कर्व को भी हम लोग रिमूव कर चुके हैं, क्योंकि मुझे एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है, a से b तक। अब देखिए एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से। मीन्स मुझे इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स दे दी कि मुझे स्टार्ट a से करना है और एंड b से करना है। मीन्स वी आर गिवन विद कि जिस फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है उसकी लोअर लिमिट कितनी है, a, और जो अपर लिमिट है वो कितनी है, b, ठीक है। मीन्स a से स्टार्ट करके b तक जाना है। एंड वन थिंग मोर यू शुड नोटिस हियर दैट a एंड b आर ऑन दिस लाइन, ओके, कि जो लिमिट्स हैं वो किसके ऊपर हैं, x एक्सिस के ऊपर। जो भी यहाँ पे टर्म यूज हो रही है, इंटीग्रेशन जिसकी भी रिस्पेक्ट में हो रहा है, आपकी लिमिट्स भी उसी टर्म के अकॉर्डिंग होंगी, ओके। आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो आपकी जो लिमिट्स होंगी वो भी x पे ही डिपेंड करेंगी। आपकी जो लिमिट्स होंगी वो भी x के ही अकॉर्डिंग होंगी। अब देखिए क्या है, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। जब मुझे क्या मिल चुकी है, लिमिट्स मिल चुकी हैं, दिस फंक्शन इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल एंड विच वी विल डिस्कस इन डिटेल टुडे। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, जब आपको इंटीग्रेशन के लिए बाउंड्स मिल जाएं, जब आपको लिमिट्स मिल जाएं कि मुझे यहां से शुरू करके यहां तक जाना है, देन दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आपको आते हैं सॉल्व करने, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस टर्म का इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, ओके। क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, f ऑफ x प्लस c, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो चुकी है, अब सिर्फ क्या काम रह गया हमारा, लिमिट्स को यूज करना।
तो आप क्या करते हो, इन लिमिट्स को पुट करते हो। और कैसे पुट करते हो, हमने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करके इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की हेल्प से उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। और आपको पता है क्या आती है वैल्यूज, ये। अब मुझे क्या करना है, उसमें लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट क्या है आपकी b, लोअर लिमिट क्या है आपकी a। तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स मैं इस फंक्शन में अपर लिमिट पुट करूंगी माइनस, ठीक है, अपर लिमिट इज b, माइनस क्या कर देना है हमको उसमें से लोअर लिमिट, ओके। तो पुट कीजिए, अपर लिमिट क्या है, x की जगह b रखो, क्या बन जाएगा, इट विल बी f ऑफ b प्लस c, माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, x की जगह a रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस c, ठीक है। नेगेटिव साइन था तो ये टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखिए प्लस c और माइनस c बोथ विल गेट कैंसल्ड आउट एंड वी विल रिमेन विथ टू टर्म्स f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या आया हमारा, व्हाट इज द रिजल्ट, कि जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रल था उसमें हमने अपर और लोअर लिमिट्स को जस्ट पुट किया है। और एक स्पेशल चीज जो मैं यहां से देखूं क्या, कि जब आपने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया तो आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म्स नहीं आ रही हैं, है ना। जब इनडेफिनेट को सॉल्व किया था तो कांस्टेंट आया था, बट डेफिनेट टर्म में आपके पास कांस्टेंट्स नहीं आएंगे, आपकी टर्म फिक्स्ड आ जाएगी। देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि कांस्टेंट टर्म की वजह से ही डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं, कि एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 2, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, वहां पे डेफिनाइट हम नहीं बोल सकते। बट यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट टर्म आपकी नहीं आ रही है, एक डेफिनेट वैल्यू, एक डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ रही है। आप फंक्शन में b भी पुट कर सकते हैं, फंक्शन में a भी पुट कर सकते हो, आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये एक डेफिनेट टर्म आई, सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। और आप देखिए डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हुआ है, जस्ट हमने कांस्टेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया, कांस्टेंट्स को कैंसिल किया और हमें ये फाइनल आंसर मिल रहा है। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक मेथड क्या हुआ मेरे पास, कि मैं उसका इनडेफिनेट इंटीग्रल निकाल लूं, ठीक है, और उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस कर दूं, ठीक है। कांस्टेंट्स की भी हमें जरूरत नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, देयर आर टू मेथड्स, टू वेज ऑफ सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए क्या है वो दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड है आपका सॉल्विंग बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो पहला तरीका है दैट इज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड क्या है, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। आप दो तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है, यूजिंग लिमिट ऑफ सम, एंड सेकेंड मेथड क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बेसिकली यही चीज हम वहां डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम क्या देखते हैं, लिमिट ऑफ सम। सो नाउ वी विल डिस्कस सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, ओके। कोई सम होगा उस पर हम कोई लिमिट अप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बिकम लिमिट ऑफ सम। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का पर्पस क्या है हमारे पास, इस फंक्शन के अंदर मींस एफ ऑफ एक्स कर्व के अंदर जो भी एरिया बना उस एरिया को मुझे फाइंड आउट करना है। बट देखिए प्रॉब्लम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या देता है, एक्स एक्सिस, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये स्ट्रेट लाइंस। देखिए इस शेप की तीन साइड्स आपकी क्लोज हो चुकी हैं, जो फोर्थ साइड है, और ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन एक्स इज इक्वल्स टू बी है और एक लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए है। बट प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ साइड के साथ। फोर्थ साइड क्या है, देखो ना ही तो वो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो ये शेप क्या बन जाती है, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के लिए मुझे एरिया इजीली फाइंड आउट करना आता है, तो मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प चाहिए ही नहीं, इंटीग्रेशन की वहां जरूरत ही नहीं थी। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन
नहीं है। तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, मुझे रेक्टेंगल्स का एरिया या स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट करना इजीली आता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस पोर्शन को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, हमने क्या किया, इस पोर्शन को इक्वल स्ट्रिप्स में, इक्वल आपने अलग अलग स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। इसी तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे इस पूरी शेप का एरिया फाइंड आउट करना, या मैं कहूं कि मैं हर स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करके अगर ऐड कर दूं तो वो भी सेम चीज आएगी। मैं इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करूं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी स्ट्रिप्स हमारे पास बनी, मैं उन सभी स्ट्रिप्स के अगर एरियाज को फाइंड आउट करके ऐड कर दूं तो मेरा ये टोटल एरिया आ जाएगा। अब देखिए कैसे आएगा। सपोज दिस इज द गैप H, ठीक है। आपका इनिशियल पॉइंट क्या था, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। सपोज आपने जो सेकेंड पॉइंट चूज किया, दिस इज a प्लस h। सेकेंड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, दैट इज a प्लस 2h। नेक्स्ट पॉइंट इज a प्लस 3h एंड लाइक सो ऑन। इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस NH, मतलब a में कुछ h आपने ऐड किया और आपको एंड पॉइंट क्या मिल जाएगा, a प्लस NH। और अगर मैं इससे पहले वाला पॉइंट देखूं, देन इट विल बी a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स, आपने इस अपने पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पॉइंट्स के हेल्प से, और आपने h जो है, h के गैप पे आपने स्ट्रिप्स लिए हैं। हर जो स्ट्रिप है उसका नेक्स्ट स्ट्रिप से डिफरेंस कितना है, स्मॉल h, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट्स बनाऊं, फंक्शन पे पॉइंट्स क्या होंगे, दिस इज f ऑफ a, नेक्स्ट पॉइंट इज f ऑफ a प्लस h, इट विल बी f ऑफ a प्लस 2h, ठीक है। जो ये पॉइंट्स हैं ये किसकी फॉर्म में होंगे, फंक्शन की फॉर्म में, क्योंकि ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, f ऑफ x को। दिस लास्ट पॉइंट विल बी f ऑफ a प्लस nh, और इससे पहले वाला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। और अगर आपको ये h फाइंड आउट करना है तो h क्या है, बेसिकली आपका रीजन क्या था, a से b तक। तो h क्या है, b माइनस a डिवाइडेड बाय n। मैंने इस पोर्शन को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मीन्स b माइनस a, और जितने भी पार्ट्स आपने उसके किए दैट विल बी n। फॉर एग्जाम्पल, आपने 0 से 1 तक शुरू किया, आपने 0.1, 0.2 करते करते इसके 10 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो आपको पता है गैप आप कितना ले रहे हो, 0.1। इस गैप को मीन्स h को कैसे फाइंड आउट किया मैंने, b माइनस a डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने आपने उसमें लिए हैं, देन इट विल बी 0.1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग h। आप ऐसे h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए, मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये साइड, ये तीनों साइड्स कैसी हैं, स्ट्रेट हैं। अगर मैं इसको भी एक स्ट्रेट लाइन की तरह ज्यूम करूं तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप देखिए ये हाइट कितनी है, f ऑफ a, और ये जो इसका ये वाला पोर्शन है दैट इज h, तो एरिया क्या होगा, h इंटू एफ ऑफ a। मुझे क्या करना है, हर स्ट्रिप के एरिया को फाइंड आउट करके ऐड करना है ताकि टोटल एरिया आ जाए। तो फर्स्ट स्ट्रिप का एरिया आ चुका है, सेकेंड स्ट्रिप का एरिया देखिए क्या होगा। अब सेकेंड स्ट्रिप कैसे बनी है, इसकी हेल्प से, है ना। तो ये क्या है, दिस इज द हाइट f ऑफ a प्लस h, इंटू में ये वाला डिस्टेंस आपने कितना चूज किया हुआ है, h, तो आपका क्या बन गया, h इंटू एफ ऑफ a प्लस h। ऐसे ही थर्ड स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, ये वाली हाइट जितनी भी है इंटू में ये पोर्शन, आप रेक्टेंगल में यही करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए ये वाली हाइट कितनी है, इसका एरिया आप फाइंड आउट कर चुके हो, इसका कर चुके हो। ये वाली हाइट कितनी है, f ऑफ a प्लस 2h, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h इंटू में ये बेस कितना है, h। एंड लाइक द सेम वे आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये टर्म्स क्या आ जाएंगे, h इंटू एफ ऑफ a प्लस n-1 इंटू h, ठीक है। a प्लस nh तक नहीं जाएगा, क्यों, देखिए फर्स्ट
एफ ऑफ ए ने पहला एरिया दे दिया, ए प्लस एच की हेल्प से ये एरिया मिल गया, ए प्लस 2h की हेल्प से ये एरिया मिल चुका है, तो a प्लस एन माइनस 1 की हेल्प से कौन सा एरिया मिल जाएगा, ये वाला। तो आपके एंड तक के एरियाज फाइंड आउट हो चुके हैं, आपको यहाँ NH तक नहीं लेना है। अब मुझे क्या करना है, इन सभी एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन सभी एरियाज को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो रिक्वायर्ड एरिया आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमने इन शेप्स को कैसे एज्यूम किया है, इन स्ट्रिप्स को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, रेक्टेंगल। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो क्या होगा, देखिए ये हाइट और ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा यहां तक। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग कि आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल, आपने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मींस आप इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में एरियाज फाइंड आउट कर रहे हो। बट द प्रॉब्लम इज कि जो रेक्टेंगल है, देखिए वो ये हाइट आपने ली तो यहां तक रेक्टेंगल, तो यही पोर्शन बना, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इट इज लेफ्ट। ठीक है, जो ऊपर वाला ये पोर्शन बचा, आई एम कलरिंग इट विद ब्लू कलर, ये पोर्शन आपका अभी रह गया है। इसी तरह से अगर मैं अगली स्ट्रिप देखूं तो अगली स्ट्रिप में क्या हुआ है, देखिए ये आपने हाइट ली है और ये आपका रेक्टेंगल बना, तो एरिया कौन से पोर्शन का निकला है, यहां से यहां तक के पोर्शन का, एंड दिस पोर्शन इज अगेन यू आर लेफ्ट विद, ये पोर्शन फिर से रह गया है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रिप यहां बन रही होगी, ठीक है, आप कोई भी स्ट्रिप चूज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कर्व लाइक दिस, आपकी जो स्ट्रिप यहां पे बनी उस स्ट्रिप ने देखिए क्या किया होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वाला एरिया तो मिल गया है। ठीक है, ये पोर्शन तो आपको मिल चुका है, बट ये पोर्शन आपको अभी भी नहीं मिला है। तो इट मीन्स जो एरिया निकला वो एग्जैक्ट एरिया हमें नहीं मिला हर पोर्शन में आपका, क्योंकि जो ऊपर वाला कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हर स्ट्रिप में आपका कोई ना कोई पोर्शन ऐसा बच जाएगा जिसका एरिया आपको नहीं मिला। या ऐसा भी हो सकता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली स्ट्रिप डिस्कस करूं तो आप एरिया क्या फाइंड आउट कर चुके हो, ये वाला सारा आपने ये हाइट चूज की, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो ये वाला पोर्शन जो है मुझे नहीं चाहिए था बट ये एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो किसी स्ट्रिप में आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है, किसी में कम मिल रहा है, तो मुझे ये वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिल रही हैं। तो एक सम मुझे मिला बट दैट सम इज नॉट एग्जैक्ट। तो मैं इसको एग्जैक्ट कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं इन स्ट्रिप्स को और स्मॉल कर दूं। ठीक है, कैसे, देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को लूं, ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलर ये पोर्शन लूं तो मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे मैं इस स्ट्रिप को इतना बड़ा ना लेके इसको और छोटा कर दूं। ठीक है, इफ आई रिड्यूस दिस, ओके, अगर मैं इन स्ट्रिप्स को और स्मॉल कर दूं, मैं इसी के अंदर 10 स्ट्रिप्स और डिफाइन कर दूं, तो हर स्ट्रिप की लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल हो जाएगी। स्टूडेंट्स अभी भी देखने में ये गैप बहुत बड़ा है, हम इन स्ट्रिप्स को और छोटा डिवाइड करते हैं, हम इस गैप को मींस इस एच को हम इतना स्मॉल कर देते हैं कि वो आपकी स्ट्रिप जो है बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिप बने। बारीक स्ट्रिप बनने से क्या होगा, अब देखिए आपके रेक्टेंगल्स जो हैं पहले वाले एरर को कम कर देंगे। पहले आपका बहुत सारा पोर्शन था जो कैलकुलेट नहीं हो रहा था, अब आपका वो पोर्शन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन बचा है जो कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस चीज को यहाँ अप्लाई करूं तो देखिए क्या होगा, पहले आप बहुत सारा एरिया था जो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, आप कवर नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए आपने क्या, पहले ये इतना सारा पोर्शन था जो हमारा कवर नहीं हुआ था, बट अब देखिए अगर मैं इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दूं, एक स्ट्रिप ये रही, ठीक है, दूसरी स्ट्रिप ये है, तीसरी स्ट्रिप ये है, एंड सो ऑन। अब आपका यहां तक भी एरिया निकल जाएगा, यहां से भी आपको एरिया मिल जाएगा। अब आपका कितना पोर्शन रह गया है जो कवर नहीं हुआ है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन, दिस वन। ठीक है, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो h है वो क्या हो जाए, बहुत ही स्मॉल। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ एक लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, h टेंड्स टू 0, कि आपका h जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल। तो अगर आप h को बहुत स्मॉल ले लोगे, इतना स्मॉल कि वो 0 के ही क्लोज है, तो आपकी ये लिमिट क्या देगी, आपको एक परफेक्ट एरिया हमें मिल जाएगा।
और देखिए इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ सम, मीन्स एक सम लिया, उस सम के ऊपर एक लिमिट अप्लाई कर दी। तो आपने क्या किया, देखिए डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स मुझे एरिया फाइंड आउट करना है और लिमिट्स a से b के बीच में, तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, लिमिट ऑफ सम। सेकेंड मेथड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हम देखेंगे कि कैसे ये थ्योरम हेल्पफुल है डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल इज यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। So what does this theorem state? देखिए क्या है स्टेटमेंट, if f of x is a continuous function on the closed interval a to b, ओके आपको जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, द फंक्शन विच यू वांट टू इंटीग्रेट दैट शुड बी कंटिन्यूअस फंक्शन। आपका फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे, एंड इफ इनडेफिनेट इंटीग्रल मीन्स आपने उस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट किया, और इनडेफिनेट इंटीग्रल किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, देन योर डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स जिसमें डेफिनेट आपको लिमिट्स गिवन है, देन योर डेफिनेट इंटीग्रल विल बी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। देखिए कैपिटल एफ कहां से आया है, इनडेफिनेट इंटीग्रल से, और उस कैपिटल एफ को यूज कहां किया है, डेफिनेट इंटीग्रल में। तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हो यहां से कि अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो मुझे डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए होगा, कैपिटल एफ। ठीक है, फिर कैपिटल एफ में जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, एक जगह बी रखना है, सेकेंड प्लेस पे ए रखना है। तो बेसिक क्या है, मुझे कैपिटल एफ पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, कैपिटल एफ कहां से मिलेगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल से। तो अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने हैं तो आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल मींस इंटीग्रेशन की प्रोसेस आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो देखिए ये एक डायरेक्ट थ्योरम है कि अगर मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रल मुझे फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रल हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए और उसमें आप जस्ट अपनी लिमिट्स को पुट कर दीजिए, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर और आपको इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम द लिमिट्स a इज इक्वल्स टू 1 टू b इज इक्वल्स टू 3 तक। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वी हैव नथिंग टू डू विद दीज लिमिट्स। आपको इनिशियली लिमिट से कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, यू विल जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल। आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करना आता है इंटीग्रेशन, फिर जो भी लिमिट्स आएंगी आपको जस्ट उन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स पहले अपर लिमिट आप पुट कर दोगे इस क्वेश्चन में, इस जो भी आपका फंक्शन आएगा उसकी जगह आपको अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा। सो वी हैव स्टडीड टू मेथड्स फॉर सॉल्विंग डेफिनेट इंटीग्रल। वन इज यूजिंग लिमिट ऑफ सम जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड सेकेंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। In our next lecture we will try questions based on these two processes. Thank you very much.